हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो के अंदर हम केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स को पढ़ने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो के अंदर मेटल और नॉन मेटल के जो डिफरेंसेस थे उनको अच्छे से डिस्कस किया था। आई होप आपको समझ में आए होंगे। केमिकल जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की, जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, उन्हें पढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा जो बेसिक है इसका वो देखें। देखिए, सबसे पहले जितनी भी मेटल्स होती है इन्हें बोला जाता है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की होती है। कैसी होती है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अगर कोई भी चीज इलेक्ट्रो पॉजिटिव है इट मीन्स वो कैसा चार्ज बियर करेगी? इट बियर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी जब भी आप मेटल को आयनिक फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो हमेशा उस पर कैसा चार्ज आना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज आना। देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर सोडियम मेटल का। सोडियम मेटल है, एक्टिव मेटल होती है, ये कन्वर्ट होगी Na पॉजिटिव और क्या करेगी? एक इलेक्ट्रॉन लूज आउट कर देगी। एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? दे दिया। यहाँ पर जो सोडियम होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। जब कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो आप लिखते हैं KLM, इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन लेके चलते हैं। फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं एंड देन 1। देखिए, जो 11 इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट हो गए ना, 2 + 8 10 हो गए और 1। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही ये कन्वर्ट होगा Na पॉजिटिव के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा? 2 and 8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 में से क्या किया इसने? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कितने बच गए पीछे? 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। यानी यहाँ पे जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो अब 0 हो चुका है, वो यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, तो आप यहाँ पर इसे हटा भी सकते हैं। सिर्फ इतने इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो इसका मतलब क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी मेटल देगी उतना ही पॉजिटिव चार्ज लेगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो एक पॉजिटिव चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन देती तो 2 पॉजिटिव चार्ज आता, अगर 3 इलेक्ट्रॉन देती तो 3 पॉजिटिव चार्ज आता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम लेते हैं हम, 12 एटॉमिक नंबर होता है, ये कन्वर्ट होगा Mg 2 पॉजिटिव के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेंगे। किस तरीके से? यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो 2 8 2 यही रहेगा। 12 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब ये कितने, देखो एक चीज और होती है ऑक्टेट कंप्लीट करना। इनके अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे तो ये हाईली स्टेबल रहेंगे। अगर 8 से कम है तो ये क्या करेंगे? या तो इलेक्ट्रॉन लेंगे ताकि 8 पूरे हो जाएं, या फिर इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे ताकि इनके इनर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन बच जाए। तो अब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तभी इसके अंदर तो 8 हो सकते हैं, है ना। 6 के अंदर 2 और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? सॉरी, 2 यहाँ प्रेजेंट है, 6 और आ जाते हैं तो 8 हो जाएंगे। या फिर ये काम कर सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे तो अंदर कितने बचेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो कौन सा ज्यादा इजी है? 6 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा इजी है कि 2 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा इजी है? 2 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा इजी है, तो ये 2 पॉजिटिव चार्ज के अंदर आ जाता है और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? 2 and 8। ये ऐसा किस लिए करते हैं? देखिए, जो नोबल गैस होती है, नोबल गैस जैसे नियोन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 2 and 8। कंप्लीट हो गया। इसका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो L के अंदर आ रहा है और ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। यानी जिस भी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो हाईली स्टेबलाइज रहते हैं। एक्सेप्शन केस है, डुप्लेट के बारे में बात करते हैं, हम यहाँ पे ऑक्टेट लेके चल रहे हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होते ही कोई भी जो एलिमेंट है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लेता है। कि जैसे इसने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिया, एटॉमिक नंबर 10 हो गया, यानी खुद को किसके इक्वल समझ रहा है? नियोन के इक्वल। 10 इलेक्ट्रॉन होते ही नियोन के इक्वल हाईली स्टेबलाइज समझ रहा है खुद को, तो इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो नियोन है इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आउटरमोस्ट जो सेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे वो हाईली स्टेबलाइज रहेगा, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा होता है और ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है जो ऑक्टेट रूल है। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया कि जितने भी 8 इलेक्ट्रॉन, बाहर की जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर उतने प्रेजेंट नहीं है तो या तो ये एलिमेंट लेगा उतने इलेक्ट्रॉन खुद को स्टेबलाइज करवाने के लिए, या फिर इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने से बेटर क्या किया इसने? 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसीलिए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बच गया आराम से। किसके इक्वल आ गया? ये नियोन के इक्वल आ गया। सेम कंडीशन मैग्नीशियम के साथ थी। ओके, तो इस तरीके से चलता रहता है। यानी जो हम ये कहते हैं ना कि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की होती है, वो इसी रीजन की वजह से कहते हैं क्योंकि ये हमेशा क्या करेंगी? खुद को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज आउट कर देती हैं, एलिमिनेट आउट कर देती हैं।
ओके, अब देखिए रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन गैस है उसके साथ जब डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट करेंगी तो क्या होगा। हम यहाँ पर सोडियम को ही ले रहे हैं। सबसे पहले सोडियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2O के अंदर। ठीक है, क्या बना दिया इसने, सोडियम प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू Na2O। यहाँ पर आपको सबसे पहले रिएक्शन जब भी लिखेंगे स्टेबलाइज कंडीशन में लिखनी है तो बैलेंस करके ही लिखेंगे। क्या ये बैलेंस हो रहा है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो बैलेंस तो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 4 लगा दें, ठीक है, और यहाँ पे कितना लगा दें 2। अब देखिए 4 सोडियम यहाँ पर है, 4 सोडियम यहाँ हो गए, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, कंप्लीट। तो इसका मतलब है अब ये जो रिएक्शन हमारी वो बैलेंस कंडीशन के अंदर है। आप जब भी रिएक्शन लिखें तो बैलेंस कंडीशन के अंदर ही लिखेंगे, बाकी और कोई भी तरीका नहीं है इसे स्टेबलाइज करने का। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्साइड के अंदर। मेटल जो है जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो हमेशा क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड। ओके, क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड। चलो ठीक है, ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये कैसे होते हैं, जितनी भी मेटल्स होती हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होंगे, बेसिक नेचर। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब भी ये ऑक्साइड फॉर्म के अंदर आएंगे और अब हम अगर इन्हें वाटर के अंदर डिजोल्व करवाते हैं तो हमेशा ये क्या बनाएंगे, एल्कली बनाएंगे, बेस बनाएंगे। जब भी मेटल या मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ डिजोल्व होके बेस बनाएगा, इसका मतलब क्या है, एल्कली बना दिया उसने, एल्कली नेचर का होता है। यही एक प्रॉपर्टी होती है जिस वजह से जो मेटल होती हैं उनको एल्कली मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाम से भी जाना जाता है, सिर्फ वो जो एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो वो मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होते हैं। वो मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। कैसे कंफर्म हो रहा है, जो मेटल ऑक्साइड है उसे जब भी वाटर के अंदर डिजोल्व करवाया जाता है, रिएक्ट करवाया जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एल्कली सॉल्यूशन के अंदर, यानी बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। इसके पास हाइड्रोक्साइड आयन है और ऐसे कंपाउंड जो OH नेगेटिव आयन देते हैं बहुत ही इजीली, वो हमेशा कैसे नेचर के होते हैं, वो हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। और एल्कली कुछ भी नहीं है, बेसिक नेचर की जो चीज़ें होती हैं उन्हें ही एल्कली कहा जाता है, लेकिन सिर्फ कब, जब वो वाटर के अंदर डिजोल्व होने के बाद बेसिक प्रॉपर्टी शो करें तो ही हम उन्हें क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। इसी वजह से मेटल जो है इन्हें कुछ एक मेटल जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उन्हें एल्कली के नाम से जाना जाता है। क्लियर। इसी की जगह पे आप ले सकते हो मैग्नीशियम को ले लें, ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ ट्रीट करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है कैसे नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी कंपाउंड आप जब भी लेंगे तो अगर हाइड्रोक्साइड बनाएगा लास्ट के अंदर वो यानी एल्कली नेचर का है, बेसिक नेचर का है। मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। आज के लिए आप सिर्फ इतना ही, अच्छे से पढ़ें, इन्हें रिवाइज करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं, बता सकते हैं।